हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ किरण ढिल और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा में फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ। हमने अभी तक जो ई लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं उन्हीं की सीरीज़ के अंदर आज हम बात करेंगे अपने जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है उसे हम लोग शो करते हैं एस वेक्टर आर वेक्टर टी से, एस से शो करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को, जिसके अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द वेव फंक्शन साई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड अबाउट द टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और कुछ 3 टर्म्स हमने ऐसी भी पढ़ी थी। एक आता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, जो कि क्या होता है, साई होता है। पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो कि पी से शो करते हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, मोड साई स्क्वायर का मतलब होता है साई स्टार और साई। उसके बाद जब पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का हम लोग संपूर्ण आकाश के लिए समाकलन करते हैं तो फिर ये बताता है प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, डी वी लिखा है ये मैंने। ओके, तो अभी हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग इस जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है S इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। और अब हम इस सूत्र की स्थापना करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जिसके अनुसार इसे ऐसे लिखा जाता है। ये शुरुआत के अंदर हमने पढ़ा था टाइम डिपेंडेंट के अंदर, लेकिन जैसे उसके बाद अलग तरीके से भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से भी हमने पोजीशन पे डिपेंडेंट पार्ट और सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट पार्ट जो है वो निकाले थे। इसमें दोनों रहते हैं, जैसे ये टाइम पे डिपेंड करता है और इधर वाले सिर्फ अगर पोजीशन का फंक्शन है v तो ये पोजीशन वाला पार्ट रहता है। ये आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ठीक है, ये टोटल एनर्जी, ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल एनर्जी रहती है। ठीक है, ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, ये है एनर्जी ऑपरेटर। माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर जो है इसके अंदर वो है पी स्क्वायर का मान, जिसे एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी। और मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है माइनस आयोटा एच कट डेल। ठीक है, तो आप ये जब रखोगे ना E बराबर पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी में, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाती है। बाकी लास्ट लेक्चर के अंदर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने से ये इक्वेशन ऐसी बन जाती है। किसी भी इक्वेशन या फंक्शन का जब कभी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ कहीं भी आयोटा हो उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे और साई को साई स्टार से रिप्लेस कर देंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया है और साई को साई स्टार से पूरी इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया है। व्हाट विल बी नेक्स्ट कि हम लोग दोनों इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से पहली वाली को साई स्टार से गुणा करेंगे। आप ऐसे देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ साई है, साई स्टार नहीं है। इसको साई स्टार से गुणा करेंगे कहाँ, इधर वाली साइड से। और सेकंड वाली जो हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लोग साई से गुणा करेंगे और वो भी इसी साइड से एंटर कराएंगे। तो ये इक्वेशन देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें साई स्टार नहीं था, इसमें यहाँ साई स्टार है, यहाँ साई स्टार है, यहाँ साई स्टार है। साई स्टार को इन्वॉल्व कर दिया पूरी इक्वेशन में। और सेकंड जो इक्वेशन थी उसमें साई को इन्वॉल्व कर दिया। अब साई जो है वो लेफ़्ट साइड से क्यों डाला, क्योंकि ये जो ऑपरेटर रहते हैं ना, जैसे ये डेल स्क्वायर है, अब इसको लेफ़्ट साइड से डालने पर ऑपरेटर की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं
तो जिनके बारे में हम आज के लेक्चर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि साई जो है फर्स्ट इक्वेशन में साई स्टार जो है वो इधर से ही क्यों एंटर हुआ है, और सेकंड इक्वेशन जो है उसमें भी साई को इस इधर से ही क्यों एंटर किया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिए कि हमें लेफ़्ट साइड से फर्स्ट में साई स्टार को एंटर कराना है और सेकंड में साई को कराना है। दोनों तरफ डालेंगे इसके अंदर साई स्टार और साई, तो कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, साई स्टार साई इज़ इक्वल टू साई साई स्टार। तो ये दोनों तो क्या है, जैसे आप बोलते हो ना, इनका जो मोड साई स्क्वायर होएगा मान, तो वो तो क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, हमें क्या करना है, समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर, और जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, इस सेकंड इक्वेशन के थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखिए, थर्ड में से फोर्थ को घटाना है, तो घटाने पर ये माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे घटाने से, और v वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसे हैं, और इसमें माइनस है, फर्स्ट टर्म में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया। अब एच कट स्क्वायर वाले टर्म्स को देखिए, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m को हमने कॉमन ले लिया है। थर्ड इक्वेशन में है साई स्टार डेल स्क्वायर साई, और सेकंड इक्वेशन में है साई डेल स्क्वायर साई स्टार, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाला टर्म जो है उसमें क्या है, एक बार साई स्टार कांस्टेंट है और साई का समय के सापेक्ष अवकलन है, दूसरी बार साई कांस्टेंट है और साई स्टार का समय के सापेक्ष अवकलन किया गया है। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, आयोटा एच कट तो एज इट इज़ है, और डेल बाई डेल टी साई स्टार साई। अब जैसे अवकलन करते हैं, जैसे दो वेरिएबल रहते हैं तो एक बार एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, पहले का अवकलन, तो यही तो मिलेगा इससे हमें, इससे यही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले टर्म आ गई। फिर उसके बाद ये तो एज इट इज़ है यहाँ पे। फिर ये जो नेक्स्ट लिखा है इसमें क्या किया है, एक डेल को बाहर रखा है और एक डेल को जहाँ था वहीं रखा है। तो ऐसा कैसे हो गया कि जैसे आप इस डेल को अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि जैसे इस डेल का मतलब है कि इस टर्म, इन दोनों टर्म्स का एक एक बार अवकलन होगा। जैसे ये होगा ना डेल, और अंदर क्या है, साई स्टार डेल साई, ये है। तो इसको जब आप इसमें वापस डालोगे तो एक बार तो साई स्टार को कांस्टेंट रख लेना, और डेल स्क्वायर साई, वो टर्म तो ऊपर है, इसी तरीके से ये सेकंड वाला जो है वो भी ऊपर वाली टर्म दे देगा। अब दो टर्म्स और आएंगी, कौन सी आएंगी, जैसे ये डेल जो है, अगर मान लीजिए इसका अवकलन करता है पहले साई स्टार का, तो डेल साई स्टार और डेल साई, ये बन गया। इसी तरीके से ये डेल जब इसका करेगा पहले साई का, तो क्या बनेगा, डेल साई डॉट डेल साई स्टार। तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, बीच में माइनस का साइन होने से कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको बाहर निकालने से भी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये वापस से वही प्राप्त होगा, इसलिए इसको बाहर निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ से माइनस आयोटा एच कट को रिमूव करेंगे, इसका भाग देंगे। तो इसको जब हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो राइट हैंड साइड में एच कट स्क्वायर है तो एच कट बन गया। ठीक है, माइनस का माइनस है और 2m आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये वाला हमारा एक्सप्रेशन जो है वो हमें मिल गया, इस डेल को आगे ले आए, क्योंकि एच कट ओवर 2m आयोटा क्या है, एक कांस्टेंट है, तो आप डेल को बाहर निकाल सकते हैं। अब ये साई स्टार साई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, P इज़ इक्वल टू हमने पढ़ा है ना साई स्टार साई, तो हमारे पास ये आ गया डेल P बाई डेल टी और माइनस डेल, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर वो क्या है, S का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का है, तो इसे हम S लिख देंगे और इसे हम लोग वापस इधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, डेल P बाई डेल टी प्लस डेल डॉट S वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है, एच कट ओवर 2m आयोटा और साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो जो ऊपर हमें इक्वेशन मिली थी ना, डेल पी बाई डेल टी प्लस डेल डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू 0, हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को समाकलन रूप में लिखेंगे। तो आयतन समाकलन लेंगे, तो राइट हैंड साइड में तो 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसका समाकलन करेंगे डी वी कोई आयतन है। तो फिर क्या होता है कि गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से आयतन समाकलन को हम लोग पृष्ठ समाकलन के अंदर बदल सकते हैं। किस तरीके से कि डेल डॉट एस डी वी इज इक्वल टू एस वेक्टर डॉट एन कैप डी ए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से किसी भी आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन के अंदर बदल सकते हैं। बाकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हो गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय का, तो फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, ए जो लिखा है यहाँ पे ए क्या है, ए एक ऐसा पृष्ठ है जो आयतन वी को परिबद्ध करता है, और एन कैप क्या होती है, उस सरफेस के अभिलंबवत डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डेल बाई डेल टी जो है उसको बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी माइनस इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये सरफेस इंटीग्रल लिख देंगे। तो आप इसको जब राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इस इक्वेशन में क्या है एग्जैक्टली, क्या इससे निकल के बात सामने आ रही है, वो है कि इस समीकरण का बायां पद आयतन V में कण के पाए जाने की प्रायिकता में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। ये आयतन V में, क्योंकि पी डी वी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि V वॉल्यूम में कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। उसके साथ में क्या है, डेल बाई डेल टी, यानी कि उस प्रायिकता में समय के साथ परिवर्तन को बता रहा है। और जो दायां पद है वो क्या बता रहा है, आयतन V को परिबद्ध करने वाला जो पृष्ठ है ना, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रायिकता धारा घनत्व के फ्लक्स को बताता है। ठीक है, किसको बताएगा, प्रायिकता धारा घनत्व के फ्लक्स को बताता है। फ्लक्स जैसे मान लीजिए आप लोगों ने जैसे 12th में या बाद में बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में भी कहीं भी फ्लक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो फ्लक्स एग्जैक्टली क्या होता है, फाई जिसको लिखते हैं ई डॉट डी ए, वेयर फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जिस एरिया से फील्ड लाइंस गुजरती है वो। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं और एरिया डी ए। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि दाएं ओर का पद क्या बताता है, आयतन V को परिबद्ध करने वाला जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल से प्रायिकता धारा घनत्व के फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स को बताता है। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये वाला मैं पढ़ रही हूँ कि आयतन V को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स जो है वो उस परिबद्ध आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता में समय के साथ कमी की दर के बराबर होता है। क्योंकि माइनस साइन है तो समय के साथ कमी की दर के बराबर है। ये है आयतन V को परिबद्ध करने वाला जो पृष्ठ है उससे गुजरने वाला या निकलने वाला प्रायिकता धारा घनत्व का जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, उसी आयतन V को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ में कण के पाए जाने की प्रायिकता में समय के साथ कमी को बताता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि अगर ये समाकलन जो है वो संपूर्ण आकाश के लिए किया जाए तो संपूर्ण आकाश में एरिया जो है वो अनंत पर पहुंच जाएगा। तो एरिया जब अनंत पे होगा तो अनंत पर हमारा वेव फंक्शन जो है वो शून्य हो जाना चाहिए। ये हमारे वेव फंक्शन की क्या है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इन्फिनिटी की बात करते हो ना, तो इन्फिनिटी पे हमारा वेव फंक्शन जो है वो वैनिश हो जाता है अनंत पे। ठीक है, अनंत पे कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, 0 होती है। लेकिन आप जैसे अभी नेक्स्ट आएगा वो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ये वाला जो है ना वो पार्ट अगर 0 हो गया तो ये पी डी वी डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी इज इक्वल टू 0 है। तो किसी कोई भी फंक्शन जिसका अवकलन 0 हो तो वो फंक्शन जो है वो किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो। इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी तो वो भी क्या है, एक कांस्टेंट के बराबर है। पी मतलब साई स्टार साई। तो ये क्या कहना चाहता है कि कण के संपूर्ण आकाश में पाए जाने की प्रायिकता जो है वो नियत या संरक्षित रहती है। जब स्थिरांक का मान अगर 1 मान लिया जाता है, ये स्थिरांक जो है ना ये कांस्टेंट, अगर ये 1 हो जाए
तो फिर ये हमारा फंक्शन जो है वो क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन या प्रसामान्यकृत फंक्शन कहलाता है। ठीक है। संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता तो क्या है, नियत रहती है या संरक्षित रहती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। और हमारा वेव फंक्शन जो है बाउंड्री यानी कि इन्फिनिटी, आप ऐसे मानो अनंत पे वेव फंक्शन जो है वो 0 होता है। तो इस जो समाकलन वाली ये वाला हिस्सा है, ए को इन्फिनिटी पे ले जाने पे उससे इस समाकलन का मान जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एस जो है उसमें साई है और साई इन्फिनिटी पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। पी हो गया पोजीशन प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी साई स्टार साई, और इंटीग्रेशन डीवी ये प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी क्या है, कांस्टेंट रहती है। संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता नियत या संरक्षित रहती है। अगर ये 1 के बराबर है तो वो क्या हो जाता है, फंक्शन साई नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। ठीक है। अगर एक बात और है, लास्ट लेक्चर में थी वो, लास्ट लेक्चर में शायद मैं बताना भूल गई कि व्हेन साई स्टार साई या मोड साई स्क्वायर जो है किसी ना किसी पॉजिटिव वैल्यू या किसी ना किसी धनात्मक मान के बराबर होता है ना, पॉजिटिव धनात्मक मान के बराबर होता है, तो साई एक स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन कहलाता है। कौन सा फंक्शन कहलाएगा, वर्ग समाकलनीय फलन। ठीक है। और कोई भी धनात्मक मान के बराबर हो तो वर्ग समाकलनीय फलन। और साई जो है अगर 1 के बराबर है, पॉजिटिव तो है लेकिन 1 है, तो 1 होने पे नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं प्रायिकता धारा घनत्व पे जो टिप्पणी है कि एस का मान जो है वो ये है, और अगर आप इसका रियल पार्ट लेना चाहते हो तो वो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ये इसी तरीके से निकाला है, आप इसको चाहे निकाल के देख लेना कि जैसे हमें कॉम्प्लेक्स पढ़ते थे हम लोग मैथमेटिक्स में, तो जेड जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ होता है, z इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और अगर हमें उसका रियल पार्ट निकालना है, जैसे ए रियल पार्ट है उसका, तो रियल पार्ट का मान निकालना है तो हम उसका स्टार ले लेते थे, तो z स्टार क्या हो जाता था, ए माइनस आयोटा बी, और ये z है ए प्लस आयोटा बी, दोनों को जोड़ोगे तो 2a बनेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर इस तरीके से रियल पार्ट ऑफ z निकल जाता था इसके अंदर। एज यू नो वी ओ पी इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट बाई एम, क्योंकि v इज़ इक्वल टू p बाई एम है ये एक्चुअली, और p को ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा गया है। तो जैसे यहाँ पे एस आर टी लिखा है ना, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, p बन गया ना, ये p बन गया, ये m है तो ये वी ओ पी लिख दिया। तो इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है प्रायिकता धारा घनत्व को। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल है जिनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं ये न्यूमेरिकल्स। और मैं हर बार तो हर लेक्चर में या हर यूनिट के अंदर नहीं करवाती हूँ, पर आप लोग फिर भी करिएगा, और कहीं दिक्कत रहे तो पूछिएगा, क्योंकि लेक्चर के अंदर इनको भी डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाते हैं लेक्चर। किसी कण की एक विमा में परास 0 से a में गति के लिए तरंग फलन दिया हुआ है, आपको साई दिया हुआ है और लिमिट दे रखी है 0 टू a, यानी कि कण जो है वो 0 से a के बीच में कहीं है। अन्य स्थानों पर x जो है साई x बराबर 0। देखो साई x जब 0 होता है ना, तो इसका मतलब होता है कण के स्थित होने की प्रायिकता जो है वो क्या है, 0। और जगहों पे क्या है, हमारा वेव फंक्शन 0 है। तब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a का मान क्या होगा। आप देखिए 0 से a के बीच में कण के लिए तरंग फलन हमारे पास दिया हुआ है। प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध से माइनस अनंत से अनंत के बीच में जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 1 मैक्सिमम होती है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे कि ये हमारा वेव फंक्शन जो है माइनस अनंत से अनंत तक तो हम लोग चल ही नहीं सकते, हमारा वेव फंक्शन है ही 0 से a तक। उससे पहले और उसके बाद हमारा वेव फंक्शन क्या है, 0 है, यानी कि 0 से पहले और 0 के बाद हमारा a के बाद क्या है, हमारा वेव फंक्शन 0 हो जाता है। तो हमारा वेव फंक्शन कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, 0 टू a तक एग्जिस्ट करता है। हमारे वेव फंक्शन का मान रख देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से मोड साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमारा वेव फंक्शन है a साइन n पाई x बाई a। तो इसका जब कॉम्प्लेक्स लोगे साई स्टार, तो इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो इसका सिंपली स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो है a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाई a dx इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देना इसके फॉर्मूले से,
1 माइनस कोस बाई 2 होता है ना, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, तो ये 2 आगे आ गया, 1 माइनस कोस dx, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कोस का साइन 2n पाई x बाई ए, और बटे में आएगा 2n पाई बाई ए जो यहाँ आ गया है, लिमिट 0 टू a, साइन वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा a, तो इस तरीके से a का मान आ गया √2 बाई ए। तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जैसे हैं एक कण की एक विमीय बॉक्स में या गति हो रही है जिसके लिए वेव फंक्शन दिया गया है, तो ये कण जो है 0 टू, ये वेव फंक्शन क्या है 0 टू a में एग्जिस्ट करता है, बाकी जगह क्या है 0। फिर इसने पूछा कि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कण के पाए जाने की 0 टू a बाई 2। हमारा वेव फंक्शन तो 0 टू a है, लेकिन हमें प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करनी है, 0 टू a बाई 2 में ही ज्ञात करनी है। तो हमारी लिमिट क्या रहेगी 0 टू a बाई 2, और जैसे ऊपर इंटीग्रेशन किया था बिल्कुल एज इट इज़ आपको करना है। हमें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, कुछ नॉर्मलाइज नहीं करना, इक्वल टू 1 नहीं करना, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। और प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला dv इंटीग्रेशन जो भी लिमिट आपको दी हो जिसके बीच में आपको ज्ञात करना हो, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हाफ आ जाती है। थोड़ा सा जैसे आप आंसर गलत या सही होने का अंदाज़ा भी लगा सकते हो। इसने कहा हमारा बॉक्स है 0 टू a, कण जो है 0 टू a के बीच में है। फिर इसने कहा कि 0 टू a बाई 2 प्रोबेबिलिटी क्या है, पूरे के अंदर प्रोबेबिलिटी तो 1 टोटल, तो आधे के अंदर हाफ होनी चाहिए, तो इस हिसाब से 1/2। लेकिन हर जगह ना आप इस तुक्के से मत चला देना, कैलकुलेट करके देख लेना। बाकी ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप इस चीज़ को समझ भी सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑपरेटर, और बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना क्योंकि ये बहुत ही इजी है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटर क्या है या संकारक क्या है। ऑपरेटर या संकारक वो होता है जो अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है तो या तो वो फंक्शन बदल जाता है और उसके साथ कुछ कांस्टेंट मिलता है, या फिर क्या होता है वो फंक्शन एज इट इज़ रहता है और कुछ कांस्टेंट मिलता है। दो बातें होती है कि फंक्शन पे जब ऑपरेटर अप्लाई करते हैं ना, संकारक जब किसी फलन पे संक्रिया करता है, ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस ही होती है। ये क्या है, एक गणितीय संक्रिया है, जैसे आप यहाँ डेफिनेशन में देख भी पा रहे हो कि ये एक क्या है, संकारक गणितीय संक्रिया होती है। जब किसी फलन पर इसको किया जाता है तो हमें दूसरा फलन प्राप्त हो जाता है। जैसे इसने बताया भी, ऑपरेटर को हमेशा ऊपर कैप लगा के शो करते हैं। जैसे ये है ना, ए कैप साई इज इक्वल टू फाई, यानी कि ए कैप ऑपरेटर है जो साई पे अप्लाई किया गया है। साई एक फंक्शन है, तरंग फलन है ना अपना वेव फंक्शन, तो उससे हमें एक दूसरा वेव फंक्शन मिल जाता है, फाई मिल गया, ठीक है। तो ए कैप यहाँ पे क्या है, एक ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस या गणितीय संक्रिया है जिसको किसी फलन पे करने से हमें दूसरा फलन मिल जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ कांस्टेंट भी मिलते हैं साथ में। अब जैसे ये है, हमारे पास साई का मान ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स है, और ए कैप हमारा ऑपरेटर जो है उसका मान है डेल बाई डेल एक्स। तो डेल बाई डेल एक्स हमारा ऑपरेटर है, तो ए का मान रख दिया डेल बाई डेल एक्स और फंक्शन का मान है साई। तो अब देखिए कुछ भी हो, ये तो सिंपल एक अवकलन है, डेल बाई डेल एक्स करना है हमें। तो सिंपल ई की पावर आयोटा के एक्स का अवकलन आप करोगे तो ई की पावर आयोटा के एक्स ही मिलता है, और आयोटा के आगे आ जाएगा जैसे कि इसमें किया है, और माइनस आयोटा के है तो माइनस आयोटा के आ जाएगा। तो ये कुछ कांस्टेंट मिले और हमारा फंक्शन जो है बदल भी गया है, माइनस का साइन आ गया ना बीच में, तो एक हमें नया फंक्शन जो है वो मिल गया है, ठीक है। ये होता है संकारक का काम। अब हमने ना पहले भी जैसे एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, इन सब के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। बहुत बार लिखा भी है कि एनर्जी ऑपरेटर इज इक्वल टू आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, और मोमेंटम ऑपरेटर जैसे हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। अगर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, वाई मिलेंगे तो डेल वाई लगा देंगे, जेड मिलेंगे तो डेल जेड लगा देंगे। कुछ ऑपरेटर हमारे इस टेबल के अंदर दिए हुए भी हैं,
एक्स ऑपरेटर स्थिति से रिलेटेड जो ऑपरेटर होता है एक्स से शो करते हैं और उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। दूसरा स्थिति वेक्टर 3 डायमेंशन तो आर वेक्टर हो जाता है। उसके बाद पोजीशन ऑपरेटर पी एक्स, सॉरी मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स, तो पी एक्स के लिए हमारा माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स और पी वेक्टर तीनों जिससे में शामिल रहेंगे तो माइनस आयोटा एच कट डेल या डेल, तो डेल बाई डेल एक्स आई के, हाँ जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल ओवर डेल जेड हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी तो पी का स्क्वायर कर देंगे माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ये कुल ऊर्जा पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर टी। देखो कुल ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से शो करते हैं। एच क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये नाम अपने दिमाग में अच्छे से बसा लो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। पूरी क्वांटम हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन, बस इसी से भरी है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है? एक एनर्जी ऑपरेटर है विच शोज द टोटल एनर्जी ऑफ जो भी है, ठीक है। कुल ऊर्जा ई के फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा एच का डेल वाई डेल टी, ठीक है। उसके बाद है कोणीय संवेग का एक्स घटक, एल एक्स इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब देखो ये आप सोच रहे हो कि ये कैसे आया, ये भी इसी चैप्टर के अंदर या इसी यूनिट के अंदर लास्ट में है कि ये ऑपरेटर निकालना भी किस तरीके से आया है। पी जेड देखो वाई तो है एज इट इज़, पी जेड का मतलब माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल जेड, जेड तो एज इट इज़ है पी वाई जो है उसका पी वाई के लिए रख देंगे डेल बाई डेल वाई, तो ये बन गया। एल इज़ इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, आर तो डेल, पी के लिए डेल आ गया, ठीक है। बाकी इन दोनों के बारे में डिटेल से आगे दिया हुआ भी है, तो अभी यहाँ पे इतना कुछ इनके बारे में सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीनियर ऑपरेटर के बारे में कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको बहुत ही जल्दी से क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि इनमें टाइम लगाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। लीनियर या रेखिक संकारक कौन सा होता है? जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? एक ऑपरेटर है जो दो फंक्शन है उन दोनों के जोड़ पे ऑपरेट कर रहा है। साई 1 और साई 2 को पहले हमने जोड़ा, फिर उस पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट किया, तो वो किसके बराबर आया कि अगर मान लो उसी ऑपरेटर को पहले एक फंक्शन पे फिर दूसरे फंक्शन पे ऑपरेट किया, फिर जो मान आया उसको जोड़ा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले फंक्शनों को जोड़ लो फिर ऑपरेटर अप्लाई करो, और चाहे तो दोनों फंक्शन पे अलग अलग ऑपरेटर को अप्लाई करके फिर उनको जोड़ लो, ठीक है। तो दोनों से वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसे ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर एक कांस्टेंट है ए क्या है? एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे ऑपरेटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कांस्टेंट को आप बाहर भी निकाल सकते हो, अंदर भी रख सकते हो, ठीक है। तो रेखिक संकारक की क्या प्रॉपर्टी हो गई? इसमें यही लिखा हुआ है, दो फलनों के योग पर किसी संकारक से संक्रिया करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसी संकारक से अलग अलग संक्रिया कर जो मान प्राप्त होता है उन फलनों के योग से आना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी फलन को किसी नियतांक से गुणा करके और फिर संकारक से संक्रिया कराते हैं तो जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम जो है वो उसी संकारक से जब उसी फलन पे संक्रिया कराते हैं तो जो मान प्राप्त होगा उसको उस नियतांक से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ये बहुत ही हैवी सा लगता है ऐसे बोलना, मतलब ये डेफिनेशन सिंपली अगर आप उस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे तो बहुत हल्का लगता है कि क्या कहना चाहता है, समझ में आ रहा है, और इसी से लिखना भी आसान रहता है। इसको बोल के समझना मुश्किल, इसको देख के बोलना आसान। इसको देख के बोलें तो कहेंगे दो फलनों के योग पर जब कोई संकारक संक्रिया करता है, क्या कहेंगे? दो फलनों के योग पर जब कोई संकारक संक्रिया करता है तो जो मान प्राप्त होगा वो उन दोनों फलनों पर अलग अलग संकारक की संक्रिया से जो प्राप्त मान है उनके जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई अगर किसी फलन को किसी नियतांक से गुणा कर दें और उस पे संकारक संक्रिया करें तो जो मान प्राप्त होगा वो मान उसी संकारक की उसी फलन पर संक्रिया से प्राप्त मान को नियतांक से गुणा करने पर प्राप्त मान के बराबर होगा। बाकी आप देख लेना आप किस तरीके से इसको लिखना चाहते हो या मेमोराइज़ करना चाहते हो।
उपरोक्त दोनों प्रतिबंधों को मिलाकर रैखिक संकारक के लिए निम्न परिभाषा भी दी जा सकती है। एक तो ये कि अगर मान लीजिए ए के ऑपरेटर किसी फलन साई 1 पे ऑपरेट होता है और फाई 1 देता है, और साई 2 पे ऑपरेट होता है और फाई 2 देता है, ठीक है, तो ये C1 और C2 दो स्थिरांक होते हैं। तो इन दोनों के जोड़ से जो अगर मान लीजिए क्या कहना चाहता है ये कि मान लो किसी संकारक A के लिए ये चीज़ें हैं, तब संकारक A के एक रैखिक संकारक होगा। बाकी वही है पीछे वाला, दोनों मिक्स करके लिख दिए, इसमें कांस्टेंट भी इन्वॉल्व कर दिया है, इसमें जोड़ भी इन्वॉल्व कर दिया है। ओके, अब कौन कौन से लीनियर ऑपरेटर हम लोग आगे काम में लेंगे। एक x है, डेल बाई डेल x है, डेल है, डेल स्क्वायर है, ये सब क्या है, लीनियर ऑपरेटर रहते हैं। x डेल बाई डेल x, डेल डेल स्क्वायर, ये सब लीनियर ऑपरेटर रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ऑपरेटर। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक तो है इनकी एडिटिव या योगात्मक, कि दो रैखिक संकारक हैं A और B, दो लीनियर ऑपरेटर हैं ये। आप A प्लस B भी एक नया रैखिक संकारक होगा, यानी कि इन दोनों का जोड़ भी एक रैखिक संकारक होता है। यानी कि A को साई पे अप्लाई करो, B को साई पे अप्लाई करो, और जो मान आएगा वो उन दोनों को आप जोड़ के जो नया ऑपरेटर बनाते हो वो भी क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर होता है A प्लस बी, और A माइनस बी भी एक लीनियर ऑपरेटर होता है। यानी कि लीनियर ऑपरेटर का जोड़ और घटाव आपस में वो भी एक लीनियर ऑपरेटर ही रहता है, बदलता नहीं है। और लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं। क्रम बदलने से मान नहीं बदलता, चाहे तो आप A को पहले अप्लाई कर लो, चाहे आप B को पहले अप्लाई कर लो, किसी फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे A साई प्लस B साई है तो फाई 1 प्लस फाई 2 आता है, फाई 2 प्लस फाई 1 करके B साई, B प्लस A प्लस B, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और साथ ही क्या होता है इसके अंदर साहचर्यता का भी नियम रहता है, A प्लस B प्लस C, तो ब्रैकेट बदलने से मान नहीं बदल जाता, साहचर्यता नियम का भी पालन करते हैं। नेक्स्ट है गुणात्मक संकारक। देखो ये जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर होता है ना, यहाँ पे ऑर्डर का फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने ए बी लिखा है या बी ए लिखा है, उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, कभी भी क्रम विनिमय नहीं होते। यानी कि गुणा करने पर क्या होता है, अगर आप पहले बी को अप्लाई कर रहे हो और जैसे बी को अप्लाई करने पे पहले बी को अप्लाई करते हो, कोई फंक्शन फाई मिलता है, फिर ए को अप्लाई करोगे तो एफ़ मिलेगा। लेकिन जब पहले ए को अप्लाई करोगे और फिर बी को अप्लाई करोगे तो एक अलग मान प्राप्त होता है। तो ये गुणात्मक संकारक कभी भी क्या होते हैं, क्रम विनिमय नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने ये शो भी किया है आपको, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। एक और बात कि अगर बार बार किसी संकारक को हमें अप्लाई करना है तो जितनी बार आप अप्लाई करोगे उतनी ही उस पर पावर भी लगा सकते हो। जैसे ए की पावर 3 हो गई, और ई की पावर अगर कोई ऑपरेटर है, जैसे ये है ना ई की पावर ए कैप, तो आप जैसे ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन करते हो ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, उसी तरीके से आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो और फिर किसी फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यह बात सदैव ध्यान देने की है कि एक संकारक हमेशा उसके दाईं ओर रखे फलन पर ही संक्रिया करता है, बाईं ओर रखे फलन पर संक्रिया नहीं करता है। यानी कि जब कभी भी आपको कोई ऑपरेटर लेना है ना, तो जैसे ये हमारे पास कोई ऑपरेटर है ए और ए कैप, और इसके अगर इस तरफ फंक्शन है तब तो वो उस पर काम करता है। अगर मान लीजिए ये कोई ऑपरेटर है और हमारा फंक्शन इस तरफ है तो वो उस पर काम नहीं करता है। जैसे हमने अभी प्रायिकता धारा घनत्व वाला किया था और उसके अंदर साई और साई स्टार को लेफ्ट हैंड साइड से ही शामिल किया था, ये इसीलिए किया था। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर है, तो ये मोमेंटम ऑपरेटर जैसे किसी फंक्शन साई एक्स पे काम करता है, तो ये साई एक्स जो है इसके राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए, तभी ये इसका मान देगा। जैसे ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स है, तो आयोटा के हमारे पास तभी मिलेगा जब ये राइट हैंड साइड से एंटर होगा। अगर मान लीजिए हमारा जो वेव फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड से एंटर हुआ तो वो वैल्यू नहीं देगा। ए टू द पावर आयोटा के एक्स है, अब डेल तो इधर रह गया, डेल तो हमेशा आगे आने वाले को ही डेरिवेटिव होगा ना उसका, ये डेरिवेटिव है का ऑपरेटर है तो भी, और अगर कोई अदर ऑपरेटर भी होता है तो भी हमेशा यही रहता है। अगर राइट हैंड साइड से आ रहा है वेव फंक्शन तो ही
संकारक जो है वो संक्रिया करता है, आगे आने वाले पे ही संक्रिया करता है, पीछे से जो ये साई एक्स हमने एंटर करा रहे हैं उस पे संक्रिया ये नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने की है। उसके बाद है यूनिट ऑपरेटर। यूनिट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है, यूनिट ऑपरेटर कौन सा होता है, जो किसी फंक्शन पे अगर ऑपरेट करता है तो वापस से हमें वही फंक्शन मिल जाता है, यानी कि एक से गुणा करने के जैसा रहता है ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे आई कैप, ए कैप, और ये रैखिक संकारक भी है। ठीक है, ए कैप, क्योंकि उससे ऑपरेटर को आप एक से गुणा करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर है नल ऑपरेटर। नल ऑपरेटर और ज़ीरो ऑपरेटर, जिसको किसी फंक्शन पे ऑपरेट कराने पे मान क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। उसके बाद है एक्स केप, एक रैखिक संकारक है और इसका बीजगणितीय फलन एफ एक्स केप भी। तो एक्स केप एक रैखिक संकारक है और कोई फंक्शन एफ एक्स केप, जैसे पोजीशन ऑपरेटर जो होता है ना वो सिंपली एक्स देगा, तो जहाँ कहीं भी एक्स केप रहता है ना तो वो क्या मान देता है, एक्स देता है। तो आप एक्स केप को एक्स से भी चेंज कर सकते हो। तो ई इज इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स। पी एक्स क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, तथा एक्स केप दोनों लीनियर ऑपरेटर हैं और कुल ऊर्जा ऑपरेटर के फॉर्म में ये लिखी जा सकती है, ई कैप ऑपरेटर पी एक्स कैप स्क्वायर वी एक्स कैप स्क्वायर, और जो मान रखने पे आता है वो। अब नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, अगर हमारे पास दो लीनियर ऑपरेटर हैं, ए कैप और बी कैप, ठीक है, तो अगर दोनों ऑपरेटर इस संबंध का पालन करते हैं, ठीक है, क्या है ये, बी कैप साई उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, पापा को दे के आओ, बुआ आएगी इसमें जा। हाँ अभी आ जाएगा वापस, ठीक है। इस संबंध का जो भी पालन करेंगे वो क्या है, जैसे बी है वो ए का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, ए का एडजॉइंट ऑपरेटर है ए कैप डैगर, तो यहाँ इस संबंध का पालन कर रहा है, तो यहाँ पे बी भी ए का क्या है, एडजॉइंट ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या है, बी इज़ इक्वल टू ए डैगर, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद ये जो एडजॉइंट ऑपरेटर होता है इसकी कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी एडजॉइंट ऑपरेटर, कि ए का एडजॉइंट ऑपरेटर क्या है, ए डैगर। डैगर का अगर डैगर लेते हैं, यानी कि एडजॉइंट का भी एडजॉइंट लेते हैं, तो वो डैगर का डैगर क्या हो गया, वापस हमारा ऑपरेटर ही हमें मिल जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब कोई दो ऑपरेटर का गुणा किया हुआ हो और उसका डैगर है, तो पहले लास्ट वाले का डैगर फिर ए का डैगर, इसी ऑर्डर में इनको लिखना होता है। और अगर इस तरीके से लिखा है ए बी माइनस बी ए इसका डैगर, तो पहले तो हम लोग प्लस माइनस में ऑर्डर नहीं बदलता, तो इसको आप ऐसे लिखोगे ए बी का डैगर माइनस बी ए का डैगर। फिर अब गुणा वालों पे जब डैगर सिंगल सिंगल पे लगाओगे ना तो फिर ऑर्डर बदल जाता है, बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर और बी डैगर। ये जो क्रम विनिमय संबंध होता है ना उसका पालन नहीं करते, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, अदरवाइज़ क्या है ये ज़ीरो हो जाता, ये दोनों अलग अलग मान देंगे, ठीक है। समझ गए ना एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, जो कोई भी दो ऑपरेटर इस संबंध का पालन करेंगे तो इसके अंदर जो बी होगा वो ए का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है, और सामान्यतः ए का एडजॉइंट ऑपरेटर ए डैगर से शो करते हैं। तो यहाँ पे बी क्या है, ए का एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप ए डैगर भी लिख सकते हो।
तो वो इस संबंध का पालन करेंगे। साई स्टार तो बाहर आ जाएगा और ये ए जो है वो यहाँ आ जाएगा, डैगर वाला ए जो है वो यहाँ आ जाएगा, डैगर हट जाएगा। और ये इनकी प्रॉपर्टीज़ रहती है एडजॉइंट ऑपरेटर की, वो उसको फॉलो करेगा। अब हम लोग बात करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कोई दो रेखिक संकारक हैं, कोई रेखिक संकारक ए है जो दो तरंग फलनों के लिए निम्न आयतन समाकलन द्वारा संबंधित है। ए साई उसका स्टार और फाई डी वी इज इक्वल टू साई स्टार, ये साई बाहर निकल गया, और ए साई डी वी। अब देखो ऊपर वाले इक्वेशन में और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ए डैगर लिखा है। यानी कि इस संबंध का जो पालन करते हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ जो रहता है उसका एडजॉइंट ऑपरेटर यहाँ रहता है। इसमें क्या है, यहाँ जो है उसका एडजॉइंट ऑपरेटर यहाँ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली यही है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए का एडजॉइंट ऑपरेटर क्या है, ए ही है। क्या सब में ऐसा होता है? नहीं। जिस किसी के अंदर भी ऐसा होगा कि उसका एडजॉइंट ऑपरेटर वो खुद ही आ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, हर्मिशियन संकारक कहलाते हैं। समझ गए ना आप? जिसका एडजॉइंट ऑपरेटर वो खुद ही रहता है ना, ए डैगर इज इक्वल टू ए, तो वो कौन से संकारक कहलाते हैं, हर्मिशियन संकारक कहलाते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाते हैं। ऊर्जा संकारक आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, संवेग संकारक माइनस आयोटा एच कट डेल, हैमिल्टनी संकारक H इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर आदि क्या है, हर्मिशियन संकारक के उदाहरण हैं। समझ गए ना कि हर्मिशियन संकारक कौन सा होगा, जिसका एडजॉइंट ऑपरेटर वो खुद ही हो, ए और इधर भी ए, तो ए का एडजॉइंट ऑपरेटर कौन सा है, ए ही है, तो ये क्या हो गया, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। स्वलग्न संकारक, तो वो हर्मिशियन संकारक होते हैं, जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं वो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट है यूनिटरी ऑपरेटर, जिसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, यू डैगर इज इक्वल टू यू डैगर यू इज इक्वल टू 1। ऑर्डर बदलने से कुछ भी नहीं बदल रहा है। इसका एक एग्जांपल दिया है, ई की पावर आयोटा एच कैप। तो जब ई की पावर आयोटा एच कैप है उसका डैगर लेंगे। डैगर का मतलब होता है कि कोई भी जो फंक्शन होता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना, और अगर वो फंक्शन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसका ट्रांसपोज भी लेते हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स में लिखते होंगे आप, और बहुत बार किया भी होगा, कि उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ इसका कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, तो ई की पावर आयोटा एच केप और ई की पावर माइनस आयोटा एच केप, तो ये तो हमें क्या देगा, 1 देगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक यूनिटरी ऑपरेटर हो गया। अब यूनिटरी ऑपरेटर भी 1 देता है और इन्वर्स ऑपरेटर भी। इन्वर्स ऑपरेटर क्या होता है कि कोई भी ए है उसको आप उसके 1/a से अगर आप गुणा करोगे या ए इन्वर्स से गुणा करोगे तो आई मिलेगा, ठीक है। तो इन्वर्स ऑपरेटर की भी यही प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यू डैगर जो है वो एक तरीके से क्या है, इन्वर्स ऑपरेटर है। यूनिटरी ऑपरेटर का जो संकारक है यू, वो क्या है, एक तरीके से एक इन्वर्स ऑपरेटर ही है। तो ये थी हमारे जो ऑपरेटर हैं उनका थोड़ा सा ये सामान्य उनके बारे में जानकारी थी, जो पूरे आगे क्वांटम के अंदर हमारे काम आएगी। आज हमने डिटेल से सब ऑपरेटर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा और आगे हम इनको अप्लाई करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, मगर इसको एक साथ पढ़ते हैं तभी ये थोड़ा सा मेमोराइज रहता है और अच्छे से समझ में भी आता है। अलग से 2 टुकड़ों में डिवाइड करने से इसका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आज का लेक्चर आप अच्छे से स्टडी कर लेना, आराम से पढ़ना, और कोई भी कहीं भी दिक्कत रहे तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।